हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 2020 का क्वेश्चन पेपर जो है, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके जो आगे के प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने की घटना को समझाइए। यानी आपको क्या बताना है कि इंद्रधनुष जो है वो कैसे बनता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका जो फिनोमेना है इसको आपको समझाना है। बेसिकली जब हम बात करते हैं इंद्रधनुष की, तो इंद्रधनुष आपका कब बनता है? बारिश के बाद। आपने देखा होगा कई बार आपको इंद्रधनुष जो है बनते हुए दिखता है। ये एक प्राकृतिक जो है प्रोसेस है, प्राकृतिक परिघटना है, एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बारिश के बाद कई बार कुछ जो बूंदे होती है बारिश की, वो हमारे एनवायरमेंट में या हमारे वायुमंडल में रह जाती है। जब हमारे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में रह जाती है तो वो क्या करती है, एक प्रिज्म की तरह काम करती है। होता क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा कि जो आपका सूर्य होता है, जिस जिस तरफ आपका सूर्य होता है उसके विपरीत दिशा में आपका इंद्रधनुष बनता है। अब बारिश के बाद, जैसे कि हमने अभी बात करी कि हमारे वायुमंडल में कुछ बूंदे रह जाती हैं, तो जैसे कि वायुमंडल में बारिश के बाद कुछ बूंदे हमारे जो है वायुमंडल में रह गई, और क्या हुआ, फिर सूर्य आपका चमकने लगा। क्या होता है कि जो आपका सूर्य का प्रकाश है वो क्या करता है, सूर्य का प्रकाश क्या करता है, मान लीजिए ये क्या है, आपकी बारिश की बूंद है। अब क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, आपका सूर्य क्या है, एक दीप्त पिंड है, और वो क्या करता है, वो चारों तरफ जो है प्रकाश की किरणों को फैलाता है या उत्सर्जित करता है। सारी जगह क्या होता है, प्रकाश की किरणें जाती है। अब क्या होता है कि बारिश के बाद कुछ बूंदे जो हमारे वायुमंडल में रह जाती है, उस पर भी प्रकाश की किरणें पड़ती है। अब जब ये प्रकाश की किरणें पड़ती है तो आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो वायु से जल की बूंदों की ओर जा रही है। यानी क्या हो रहा है, माध्यम में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है। आपकी जो किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है, क्योंकि वायु के कंपैरिजन में जो आपकी बारिश की बूंद है ये कैसा है, एक सघन माध्यम है। अब क्या होता है कि जो आपके प्रकाश की किरणें वो विरल से जब सघन माध्यम में जाती है तो यहाँ पे आपकी जो लाइट है वो डिस्पर्स हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि पहले रिफ्रैक्शन होता है, आप जानते हैं, ठीक है। जब भी प्रकाश की किरण किसी जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा आपका, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन यानी आपकी जो ये श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों में टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। अब जैसे ही ये बूंद के दूसरे जो है दीवार से या दूसरे सिरे से टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश की किरण बूंद के भीतर गई तो रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन हुआ। भीतर जाने के बाद आपकी जो श्वेत प्रकाश है वो क्या हुआ, वो 7 रंगों में विभक्त हो, 7 रंगों में टूट गया, यानी जो है डिस्पर्जन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये किरण जो है बारिश की बूंद की दूसरी जो दीवार है उससे टकराई तो क्या हो गया, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। और ये जो आपका 7 रंगों का बैंड है ये फिर बूंद से बाहर निकला और आपको जो है एक इंद्रधनुष के रूप में दिखाई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इंद्रधनुष बनता है तो सबसे पहले आपका रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होता है।
इसके बाद डिस्पर्जन होता है और उसके बाद क्या होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये जो 3 परिघटना है इन्हीं के कारण आपका जो है रेनबो या इंद्रधनुष बनता है। अब हम आंसर की बात कर लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन्वॉल्व्स ऑल 3 फिनोमेना, यानी जो रेनबो है इंद्रधनुष है उसके बनने में 3 परिघटनाएं कार्य करती है। 3 परिघटनाओं के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। परिघटनाएं कौन सी है? रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। द सनलाइट शाइन ऑन अ वाटर ड्रॉपलेट। क्या होता है कि जो सूर्य है वो पानी की बूंद पर क्या करता है? शाइन करता है, चमकता है। एज द लाइट पासेस इनटू द रेनबो द लाइट बेंड। अब क्या होता है, जैसे प्रकाश की किरण बूंद के भीतर जाती है तो वो मुड़ जाती है, अपने जो उसका नॉर्मल पाथ होता है, नॉर्मल पथ होता है, उससे वो मुड़ जाती है और वो क्या करती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। Due to slow down of light, white light gets dispersed into 7 colors. अब क्या होता है, इसके बाद जब आपकी प्रकाश की किरण जो है बूंद के भीतर चलती है तो जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, जो इसमें 7 रंग हैं उनकी अलग अलग स्पीड होती है और क्या होता है, आपके जो सारों के सारे जो रंग है वो आप जो है स्प्लिट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। The total internal reflection happens on the other end of the drop. और अगर हम बात करें TIR की यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो ये कहाँ पे होता है? बूंद के दूसरी तरफ। इंद्रधनुष के निर्माण में तीनों परिघटनाएं शामिल हैं: अपवर्तन, विवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूरज की रोशनी या सूरज की किरण पानी की बूंदों पर पड़ती है। जैसे ही प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है तो प्रकाश मुड़ जाता है या अपवर्तित हो जाता है। प्रकाश की गति धीमी होने के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन बूंदों में के दूसरे छोर से या बूंद के दूसरे छोर से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको इसी तरीके से जो है लिखना है, पूरा प्रोसेस आपको समझाना। ठीक है, आपसे नोट करिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 15 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? How much work is done in moving a charge of 5 coulomb across 2 points having a potential difference 15 volt? यानी आपसे क्या कहा गया है कि एक आवेश है जो कि 5 कूलम का आवेश, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम 2 बिंदुओं के बीच में लेके जाते हैं। अब जब हम उसे 2 बिंदुओं के बीच में लेके जाते हैं तो यहाँ पे जो विभव अंतर होता है वो 15 वोल्ट का क्या होता है? विभव अंतर होता है। यानी आपको चार्ज दिया गया है, ठीक है, Q का मान दिया गया है, आपको जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी V दिया गया है। आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे एक चार्ज को जो है 15 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में या विभव अंतर में ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कार्य निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेते हैं। तो आपको क्या दिया गया है? आपको आवेश का मान दिया गया है, ठीक है, Q कितना है? 5 कूलम। इसी तरीके से आपको विभवांतर दिया गया है, ठीक
दो बिंदुओं के बीच बीच का विभव अंतर। 15 वोल्ट, यानी V का मान आपको दिया गया है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको V दिया गया है, आपको Q दिया गया है, W निकाल। W का फॉर्मूला होता है W बराबर QV। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आपका फॉर्मूला है। W बराबर क्या होता है आपका QV। ठीक है, अब आप वैल्यूज रख देंगे। 15 × 5, ठीक है, 15 × 5, तो ये आ गया आपका 75 जूल। ठीक है, तो 75 या 75 जूल कार्य किया जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे द वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज between potential difference between 2 points was to 2075 जूल, यानी 5 कूलम के आवेश को दो बिंदुओं के बीच में ले जाने में 75 जूल का कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो आपका अगला प्रश्न है वो आपका कुछ इस तरीके से है। 5 ओम के 4 प्रतिरोध निम्न प्रकार से किसी परिपथ में जोड़े हुए हैं। यानी क्या कहा गया है कि 5 ओम के जो है 4 जो आपके प्रतिरोध हैं उनको इस तरीके से एक परिपथ में जोड़ा गया है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये बताना है कि ये जो परिपथ है इसमें अगर आप इसके जगह एक प्रतिरोध लगाएं, आप ये चाहते हैं कि इस अरेंजमेंट की जगह एक प्रतिरोध लगे, तो उस प्रतिरोध का मान कितना हो। ठीक है, तो यानी आपको इसका क्या निकालना है, आपको यहाँ पे तुल्य जो है प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। 4 resistors of 5 ohm each are connected in a circuit as shown below. Find equivalent resistance R of the circuit. ठीक है, तो इसके लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये जो आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके 4 रजिस्टर है, 4 क्या है, प्रतिरोध है, उनको जोड़ा गया है। और किस तरीके से जोड़ा गया है, ये दो पहले दो जो है आपस में जुड़े हैं। ठीक है, समानांतर रूप से, फिर बाकी दो है वो आपस में जुड़े हैं इस तरीके से पैरेलली, और फिर इन्हें क्या किया गया है, एक दूसरे का के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से, या अगर हम बात करें सीरीज फॉर्म में यहाँ पे जोड़ दिया गया। फिर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बैटरी से जोड़ा गया है, 3 वोल्ट की बैटरी है और की से जोड़ा। ठीक है, अब हम मान
लेते हैं, ये आपका क्या है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है, और ये क्या है R4 है। R1 R2 को आपस में जोड़ा गया है, R3 R4 को आपस में जोड़ा गया है, फिर इन दोनों को क्या किया गया, आपस में यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है, अगर मैं R1 और R2 की जगह एक प्रतिरोध लगाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि इस वाले हिस्से में मैं एक प्रतिरोध लगाना चाहती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तुल्य आपको प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, R1 R2 की जगह, ठीक है, मैं एक रेजिस्टर लगाना चाहती हूँ, ठीक है, जो कि जिसका प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध का मान कितना होगा, ये आपको बताना है, मतलब किस फॉर्मूले से आप निकालें, ठीक है। जीआईसी कोटियाल गांव, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी रीठा खाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए, ठीक है। जीआईसी कोटियाल गांव, बेटा मैम, गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम निधिका। निधिका बेटा, आप ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे R1 और R2 की जगह एक रेजिस्टर लगाना चाहती हूँ, तो आप किस फॉर्मूले से लगाएंगे, जो है यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाएंगे, उसका जो मान होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा उसके मान? मैम 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सब निधिका के लिए तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ये चाहते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टर है और इनकी जगह अगर हम एक रेजिस्टर लगाना चाहते हैं, उसका मान अगर हम जो है R डैश मान लें, ठीक है, R डैश मान लें, तो हम उसका जो फॉर्मूला निकालेंगे वो 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 निकाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसी तरीके से निकालेंगे फॉर्म जो है आपका जो मान है, फिर दूसरे वाले में भी सेम फॉर्मूला लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे R3 और R4 भी कैसे है, समानांतर रूप में जुड़े हैं, पैरेलली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर भी आपका यही मान लगेगा, या यही जो आपका फॉर्मूला है उससे आप जो है वैल्यू निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, R डैश की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो आपका 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 आपका कितना है 5, R2 5, ठीक है, तो 5 प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे, 5 जाएगा नीचे, 1 + 1 यानी 2/5, या हम कह सकते हैं 1/R डैश के आ गया है आपका 2/5, तो R क्या आ जाएगा 5/2, R या R डैश जो है, ठीक है, तो R डैश आपका ये आ गया, ठीक है, पहले अरेंजमेंट के लिए। अब इसी तरीके से अगर हम इस अरेंजमेंट की बात करें, यहाँ पर जो हम जो है तुल्य प्रतिरोध लेते हैं वो R डबल डैश लेंगे, क्या ले लेंगे, R डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/R3 प्लस 1/R4, 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर एक जो है रेजिस्टर, जो R डबल डैश रेजिस्टर है, उसका मान निकाल देंगे, ठीक है, सेम फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों आप देख सकते हैं अरेंजमेंट एक जैसे हैं, दोनों में क्या हो रहा है, जो आपके प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध आपस में समानांतर रूप से जुड़े हैं, पैरेलली एक दूसरे से जुड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगेन आप क्या लिखेंगे, 1/R डबल डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है, वैल्यू रख देंगे 1/R डबल डैश बराबर 1/5 प्लस 1/5, ठीक है। तो 1/R डबल डैश कितना हो जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1, 1/R डबल डैश हो जाएगा आपका 2/5
या R डबल डैश भी आपका क्या हो गया 5/2। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, दोनों को अलग अलग निकाल, दोनों को अलग अलग निकाल दिया। अब आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको पूरे अरेंजमेंट का निकालना, इस पूरे अरेंजमेंट का। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसके जगह एक जो है रजिस्टर लगा देते हैं, प्रतिरोध लगा देते हैं R डैश, और ये जो जुड़ा है ये आपका कुछ इससे जुड़ जाएगा और इसका क्या मान है R डबल डैश। ठीक है, इसे मैं दोबारा से बना के दिखा देती हूँ। आपका जो है अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका अरेंजमेंट हो गया है वो कुछ इस तरीके से हो गया है, और ये क्या है आपका R डैश, और ये क्या है R डबल डैश। इसके जगह हमने एक रजिस्टर लगा दिया, इसके जगह हमने दूसरा रजिस्टर लगा, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध लगा। अब आप देख सकते हैं कि R डैश और R डबल डैश आपस में कैसे जुड़े हैं, आपके श्रेणी क्रम में या सीरीज में जुड़े। तो अब आपको क्या निकालना है, इन दोनों की जगह एक आप रजिस्टर लगाएंगे, उसका आपको प्रतिरोध निकालना। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि अगर हम इन दोनों रजिस्टर की जगह, इन दोनों प्रतिरोध की जगह एक प्रतिरोध लगाना चाहते हैं तो उसको उसके मान को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, उसकी वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे? जीआईसी रीठा खार, फॉर्मूला बताना है बेटा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम R रजिस्टर लगाना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे? जीआईसी रीठा खार। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम क्या है? मैम श्रेणी क्रमवार किरण। किरण, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, फॉर्मूला बताइए। R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ पे हमने R डैश और R डबल डैश लिया है तो यहाँ पे R डैश प्लस R डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने R डैश और R डबल डैश लिया इनकी जगह। ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड, सब तालियां बजाइए, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध R निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो होगा R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। R डैश कितना है आपका 5/2, R डबल डैश भी 5/2। सॉल्व करेंगे 10/2 यानी R बराबर आपका आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो R इक्विवेलेंट आया है या तुल्य प्रतिरोध आया है वो भी आपका कितना आया है, 5 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत परिपथों तथा संधारित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। यानी आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको ये बताना है कि जो आपके विद्युत परिपथ होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, ठीक है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप किन किन उपायों का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके पास जो है, आपके पास जो सुरक्षा उपाय हैं वो आपका जैसे हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, कि विद्युत फ्यूज जो होता है आपका, और अर्थिंग यानी जो आपका भू संपर्क किया जाता है। इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स को जो है बचा सकते हैं जलने से या किसी भी तरीके से। ठीक है, जलने वगैरह से, या एकदम से अगर पावर सप्लाई एकदम ज्यादा हो जाता है तो तब हम इनके माध्यम से हम जो है सर्किट्स को
क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। क्या कोई बच्चा जानता है इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, विद्युत फ्यूज क्या होता है? आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हमें क्या पता है, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा कि जो आपके विद्युत परिपथ होते हैं, घरों में जो आपके परिपथ होते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज और अर्थिंग का उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है कि फ्यूज क्या होता है, आपको बताना है फ्यूज क्या होता है। फ्यूज क्या होता है, अगर आपको जितना आता है आप उतना बताइए। ठीक है, आपको जितना भी आता है आप उतना बताइए। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये बता दीजिए। विद्युत परिपथ क्या होता है? जीआईसी रीठा खान, बेटा माइक ले लीजिए, आप ये बता दीजिए कि विद्युत परिपथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। आपने ये पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, फ्यूज भी आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ते, ठीक, क्लास 7th में पढ़ा होगा फ्यूज क्या होता है। हेलो हेलो बेटा, मैम। आपकी आवाज आ रही है। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? विद्युत धारा के मैम आयुष सजवाल। ठीक है आयुष बेटा, बताइए आयुष आंसर। सजवाल। हाँ जी बेटा। मैम विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। वेरी विद्युत गुड, धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ ठीक है, वेरी गुड, सही है आंसर। अब आप ये बताइए कि फ्यूज क्या होता है, पता है आपको फ्यूज क्या होता है? मैम ये नहीं है मैम। आपने देखा है फ्यूज, आपने अपने Yes, घर में ma'am. फ्यूज देखा है? ठीक है, तो फ्यूज का यूज क्या होता है, क्यों जी, लगाया जाता है घरों में फ्यूज? मैम शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सब ताली में जाएंगे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, बैठ जाइए। तो जो फ्यूज होता है वो क्या करता है, ये एक सेफ्टी का उपकरण है, यानी ये क्या करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ठीक है, सुरक्षा उपाय का एक रूप में हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो आपका विद्युत धारा है उसकी वोल्टेज बेहद ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, जब वो हमारे घरों में आएगा तो उससे हमारे घरों में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट्स हैं वो खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए मतलब इस तरीके से जो है हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें जलने से बचाने के लिए और बाकी हानि से, जैसे कि शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज का उपयोग करते हैं। पहले टाइम में जो आपके फ्यूज जो यूज होते थे पुराने समय में, क्योंकि अब तो हम इसकी जगह एमसीबी का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो फ्यूज होते हैं, फ्यूज में क्या होता है, एक मेटल होता है। ठीक है, एक मेटल की पत्ती लगी होती थी और उसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो कम होता था। और आप ये जानते हैं कि जो आपकी विद्युत धारा होती है, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो तापीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है। तो जैसे ही क्या होगा, आपकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ी तो वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा, तापीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो जैसे ही वो फ्यूज के तार से जो है पास होगा तो फ्यूज एकदम से गल जाएगा और गलने के कारण क्या हो जाएगा, आपका सर्किट टूट जाएगा और आपके घर जो है शॉर्ट सर्किट से बच जाएगा। ठीक है, या आपके जो घरों के इक्विपमेंट है वो जलने से बच जाएंगे। इसी तरीके से जब ओवरलोडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा आपका जो है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका जो वोल्टेज है वो आपके घरों तक आता है, तो उससे क्या हो सकता है, चीजें जल सकती है। तो इसके लिए हम दूसरा जो उपयोग का यूज करते हैं वो है आपका अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग का यूज करते हैं हम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो आपकी अर्थ वायर होती है उसको हम हर एक सॉकेट से कनेक्ट करते हैं और ये क्या करती है, जो अत्यधिक आवेश होता है या जो चार्ज होता है उसे क्या करती है, अर्थ वायर के माध्यम से आपके जो है पृथ्वी में हम उसे जो है डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जो आपकी अर्थ वायर है उसको हम एक मेटल की प्लेट से जोड़ते हैं जिसे पृथ्वी के नीचे दबा दिया जाता है। तो जितना आपका एक्सेस चार्ज होगा, जितना आपका अत्यधिक आवेश होगा, जिससे क्या हो सकता है, आपके घरों में जो है शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके इक्विपमेंट्स जल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक्सेस चार्ज जो है आपका भू संपर्क में चला जाता है, अर्थिंग में चला जाता है, भूमिकरण में चला जाता है और आपके जो घर है वो जैसे किसी भी प्रकार की जो
शॉर्ट सर्किट वगैरह से बच जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस के तौर पे फ्यूज का और अर्थिंग का यूज करते हैं। Electric fuse and proper earthing are two safety measures commonly used in electric circuit and appliances. Electric fuse और earthing दो सुरक्षा उपाय हैं जो आमतौर पर इलेक्ट्रिक सर्किट और उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लैमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या सूचना मिलती है? Which information is obtained from Fleming's left hand rule? ठीक है, फ्लैमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लैमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, उससे क्या सूचना मिलती है ये आपको बता। जीआईसी बरेट। हेलो। हेलो बेटा, आपकी आवाज आ रही है अब। बेटा Good आपको morning, अनम्यूट। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम अक्षांश। ठीक है अक्षांश बेटा, आप ये बताइए कि जो फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लैमिंग के बाएं हाथ का नियम है, इससे आपको क्या सूचना मिलती है? यस मैम। मैम अगर हम अपने बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत रखें तो जो अंगूठा है वो बल की गति को दिखाता है और तर्जनी विद्युत मध्यमा विद्युत क्षेत्र को और विद्युत धारा को और जो ये तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है मैम। ठीक है, वेरी गुड बेटा, सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारी अगर हम क्या करते हैं, आपकी जो ये लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, इसकी आप तीनों उंगलियां, आप बैठ जाइए। ठीक है, तीनों को अगर हम परस्पर लंबवत रखते हैं, इस तरीके से हम परपेंडिकुलर करते हैं, तो ये आपके फोर्स यानी बल की दिशा को दर्शाती है। ये वाली जो उंगली है, ठीक है, ये वाली जो उंगली है, आपकी जो तर्जनी उंगली है, ये किसको दर्शाती है? आपके जो है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ये बल को, ये चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये किसे दर्शाती है? आपके करंट को, धारा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि हमें इससे क्या सूचना मिलती है। मान लीजिए आपको ये पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है और करंट की दिशा क्या है, यानी आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा पता है, करंट की दिशा क्या है, तो आप फोर्स या बल की दिशा निकाल सकते हैं या गति की दिशा निकाल सकते हैं। तो आपका जो ये फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है या बाएं हाथ का जो नियम है, ये आपको यही जो है इंफॉर्मेशन या सूचना बताता है। ठीक है, फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स मोशन ऑफ द कंडक्टर। यानी जो फ्लैमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है वो एक सिंपल और एक बिल्कुल सटीक तरीका है जिससे हम किसकी दिशा निकाल सकते हैं? बल की दिशा। ठीक है, कंडक्टर के चालक की गति की दिशा हम निकाल सकते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन इज नोन, यानी जब हमें क्या पता हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा पता है और करंट यानी धारा की दिशा पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम आसानी से बल की दिशा या जो है आपका जो चालक है उसकी जो गति है, इसकी दिशा हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या फ्लैमिंग का जो है बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई 4 सेंटीमीटर आकार का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यानी एक वस्तु है, एक बिंब है, उसका आपको साइज दिया गया है, कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको कहाँ पे रखा गया है? एक अवतल दर्पण के आगे रखा गया है। ठीक है, और अवतल दर्पण की जो आपकी फोकल लेंथ है या फोकस दूरी है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी कितनी है? यानी यू का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? यानी आपको ये बताना है कि आप स्क्रीन को या पर्दे को, ठीक है, स्क्रीन को या पर्दे को दर्पण से कितने दूरी पे रखेंगे ताकि जो आपका प्रतिबिंब है वो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल साफ तरीके से आपको दिखे। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज जो बनेगी, वो उसका नेचर कैसा है, उसकी साइज कैसा है,
आकार कैसा है उसका, ठीक है, और उसकी प्रकृति कैसी है, आभासी है या वास्तविक है, ये भी आपको बताना। An object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपका जो है होमवर्क से आपको करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपको अपनी तरफ से इसे करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपको उन्हें रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं, और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क से आपको करके आना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।